हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए नीट पेपर नंबर 93। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ MO इज द मास ऑफ एन ऑक्सीजन आइसोटोप 8 or 17 and MP and MN are the masses of proton and neutron respectively, so the nuclear binding energy of the isotope is। आपसे यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पूछा है। सो बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन आपको पता है, बाइंडिंग एनर्जी विच इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर। सो डेल्टा एम यहां पर क्या होता है आपको पता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम यहां पर मास डिफेक्ट होता है। सो मास डिफेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास डिफेक्ट के लिए आपने रिलेशन पढ़ा है। सो डेल्टा एम मास डिफेक्ट विच इज इक्वल्स टू हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर, 8 प्रोटॉन्स। सो 8 MP ये प्रोटॉन्स का नंबर प्लस 17 न्यूक्लियॉन्स हैं, 8 माइनस करेंगे आप तो 9 प्रोटॉन्स बचेंगे। सो इट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। 9 न्यूट्रॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं, टोटल 17 होते हैं। माइनस इस आइसोटोप का टोटल मास गिवन है MO। सो ये जो मास डिफरेंस आता है इट्स कॉल्ड मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट अगर आपने निकाल लिया तो बाइंडिंग एनर्जी आप इजीली निकाल सकते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर से। सो डेल्टा एम की वैल्यू ये है, वैल्यू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू ये वाली है। सो डेल्टा एम सी स्क्वायर के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा 8 MP प्लस 9 MM माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन XY विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन A। यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है, डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल हैज द फॉर्म y equals to px minus qx square, where p and q are positive constants. Find the velocity of the particle at the origin of coordinates. यहां पर आपको velocity पूछा है, find the velocity of the particle at the origin means आपसे u आपसे इसमें पूछा गया है और ये इक्वेशन यहां पर गिवन है। एक्सेलरेशन a गिवन है, डायरेक्टेड नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आपको ये क्वेश्चन आपको पढ़ने से लगता है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो XY प्लेन में पॉसिबल होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में G एक्ट होता है डाउनवर्ड्स। सो यहां पर G की जगह आपको एक्सेलरेशन दे दिया A। क्लियर? सो यहां पर प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन अगर हम लिखें तो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आपको पता है विच इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस G x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन है। सो इस इक्वेशन को थोड़ा सा कन्वर्ट करें तो ये लिखा हुआ y इक्वल्स टू x tan थीटा। तो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे tan थीटा इंटू x, ये तो आप लिख सकते हैं tan थीटा इंटू x माइनस g एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड्स होता है इसकी वैल्यू a गिवन है, तो a x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस की जगह सेक लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? सो ये इक्वेशन आपने लिखी यहां पर, ये इक्वेशन है, राइट? सो इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से कंपेयर करें जो आपको गिवन है, वो है y इक्वल्स टू पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है q। सो q इंटू एक्स स्क्वायर। सो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें। सो tan थीटा इक्वल्स टू p मिलेगा आपको। p की वैल्यू क्या हो गई, tan थीटा, और q की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर को छोड़ दें। सो q की वैल्यू है a 2u स्क्वायर a 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह आपका q मिलेगा, ये q है। सो दोनों वैल्यूज को अगर मैं कंपेयर करूं तो p की वैल्यू मिलती है मुझे tan थीटा, p इक्वल्स टू आ गया tan थीटा एंड q इक्वल्स टू, सो q इक्वल्स टू मिलेगा आपको a 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप टेन स्क्वायर थीटा की जगह यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप यहां पर क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं p। सो a 1 प्लस टेन थीटा क्या है, p है, तो 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ये गिवन है। सो a 1 प्लस टेन थीटा की जगह p स्क्वायर लिख दिया, 2u स्क्वायर। सो यहां से u स्क्वायर की वैल्यू, बिकॉज आपसे u पूछा है, सो u स्क्वायर की वैल्यू होगी a 1 प्लस
पी स्क्वायर अपॉन 2q, इट इज वैल्यू ऑफ u स्क्वायर। तो अगर आपको u चाहिए, u इक्वल्स टू क्या होगा, अगर आपको u चाहिए तो ये अंडर रूट आप यहाँ पे लगा देंगे। सो ये आ जाएगा a1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2q। सब ऑप्शन पे आ जाएं तो a1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2q। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि अंडर रूट यहाँ पर ट्वाइस है, तो ये अंडर रूट यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो गलत मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, equal masses of two substance of densities ρ1 and ρ2 are mixed together, then the density of mixture would be। two equal masses of two substance आपने यहाँ पे मिक्स कर दिया, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पूछा है। सो इसके लिए रिलेशन देखो बेटा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास मीन्स m1 प्लस m2, दो मिक्सचर आपने किए हैं m1 प्लस m2, और वॉल्यूम होगा v1 प्लस v2। सो टोटल मास m1 प्लस m2, v1 वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी d1 प्लस मास अपॉन डेंसिटी d2। क्लियर? यहां पर आपको गिवन है इक्वल मासेस, मींस m1 m2 की जगह आप m लिख सकते हो। तो ऊपर आ जाएगा 2m, नीचे से आप m कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 अपॉन d1 प्लस 1 अपॉन d2। ये है d डेंसिटी मिक्स। सो m से m कैंसिल कर दें तो d मिक्स की वैल्यू आ जाती है 2d1 d2 अपॉन d1 प्लस d2। सो ये d मिक्स की वैल्यू है। सो करेक्ट ऑप्शन इज, आपके यहाँ पे डेंसिटी को रो से लिखा हुआ है, सो 2d1 d2 अपॉन d1 प्लस d2 की जगह लिखेंगे 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। सो करेक्ट ऑप्शन इज d। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A rectangular loop has a sliding connector PQ, ये sliding connector है जो मूव कर सकता है, length L and resistance R, and it is moving with a speed V as shown in figure. The setup is placed in uniform magnetic field into the plane of paper। तो magnetic field आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। magnetic field given है B, ये B magnetic field है inwards। The three currents given है I1, I एंड I2। सो I यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है, ये करंट है I। ये इस तरफ करंट जो जाएगा वो होगा I1, और उस तरफ जो करंट जाएगा वो होगा I2। ये सो आपको पता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी कंडक्टिंग रॉड अगर स्लाइड करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, वो होता है BVL। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। यही ईएमएफ इस सर्किट में करंट को प्रोड्यूस करेगा। सो आप देखें इसका सर्किट इजीली, मैं दोबारा सर्किट बनाऊं, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर जनरेट होगा इस जगह पर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस रॉड में होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला ब्रांच ये है। उसके बाद ये करंट निकालेगा I टोटल I, ये करंट I है, ये डिवाइड होता है I1 और I2, और दोनों रेजिस्टेंस आपके इक्वल हैं। सो यहां से करंट को डिवाइड करें, और एक तरफ रेजिस्टेंस R है, एक और रेजिस्टेंस R है। इस सर्किट को आप ऐसे इजीली ड्रॉ कर लें। सो ये R, ये R, करंट आया I। अब यहां पर बिकॉज रेजिस्टेंस इक्वल है, ये भी R है, ये भी R है, तो रेजिस्टेंस इक्वल है तो आपका करंट जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, दैट विल बी I/2 एंड I/2। सो आपसे इसमें न्यूमेरिकल में पूछा है कि वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I। सो I की वैल्यू, ये रेजिस्टेंस है R, तो आप इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट आएगा R/2। और ये बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ EI, और ये एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो R/2, बट ये और ये दोनों सीरीज में है। सो R इक्विवेलेंट जो आएगा सर्किट का, R इक्विवेलेंट इट विल बी R/2 प्लस R, 3R/2। सो R इक्विवेलेंट निकल गया तो आप करंट I कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल I जो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन R इक्विवेलेंट। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है वो आपने लिखा BVL अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है 3R/2, 3R/2 ये है करंट I।
सो मेन करंट जो बैटरी से निकलेगा, इंड्यूस ईएमएफ से जो निकलेगा करंट, वो हो गया 2BOL/3R। यहां आपको पता है करंट आपका ये I1 है एक, और एक I2 है। I1 की वैल्यू भी I/2 है, I2 की वैल्यू भी I/2 है। सो आप कह सकते हैं I1 I2 दोनों इक्वल हैं, जिनकी वैल्यू इस मेन करंट का हाफ है। सो हाफ करेंगे तो, इसका हाफ करेंगे तो आएगा BVL/3R। सो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपको दिख रहा है, I की वैल्यू, कैपिटल I की वैल्यू तो है 2BOL/3R, और I1 I2 इसका हाफ है तो BVL/3R। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें आएगा आपका सेकंड, B। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a change of 8 milliampere in the emitter current brings a change of 7.9 milliampere in the collector current. The values of alpha and beta are. So alpha beta की वैल्यू पूछा है, तो गिवन क्या है देखो बेटा, सबसे पहले है चेंज इन एमिटर करंट, दैट्स दिस डेल्टा I 8 मिलीएम्पियर। देन गिवन है चेंज ऑफ कलेक्टर करंट डेल्टा IC, वो गिवन है 7.9 मिलीएम्पियर। अल्फा बीटा की वैल्यू पूछी है आपसे। सो अल्फा इज द करंट गेन इन कॉमन बेस एमिटर। कॉमन बेस एमिटर का करंट गेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा I। ये होगा 8 अपॉन डेल्टा IC, ये है यहां पर 7.9 अपॉन 8। सो 7.9 अपॉन 8, तो अल्फा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 0.9875 होती है, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 0.99 कह सकते हैं। अल्फा की वैल्यू 0.99। अब आपको बीटा भी निकालना है। सो बीटा और अल्फा में रिलेशन जो है वो है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू यहां रखनी है, जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू तो 0.99 है, बट बीटा भी आपको एग्जैक्ट निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू आप ये नहीं रखें, ये नहीं रखें, आप ये रखें 7.9 अपॉन 8 अपॉन 1 माइनस 7.9 अपॉन 8, राइट। तो उसको आप एलसीएम लेंगे 8 एलसीएम लेंगे तो ऊपर बचेगा 7.9 और नीचे आएगा 8 माइनस 7.9, दैट विल 0.1। सो बीटा अगर कैलकुलेट करें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, सो ये आएगा 79। सो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा की वैल्यू 0.99, बीटा की वैल्यू 79। करेक्ट ऑप्शन है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क विद डिफ्लेक्शन थीटा इज मैक्सिमम फॉर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी व्हेन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क आपसे पूछा है। सो टॉर्क की वैल्यू आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो होता है mb sin थीटा। यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क, सो डी टॉ बाई डी टी की वैल्यू आप पहले निकालें। सो डी टॉ बाई डी रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क विथ डिफ्लेक्शन थीटा। सो डी टी नहीं आएगा, यहां पे डी टॉ बाई डी थीटा है विथ डिफ्लेक्शन थीटा। सो डी टॉ बाई डी थीटा करेंगे तो एम बी साइन थीटा की जगह होगा डिफरेंशिएशन उसका कॉस थीटा। सो डी टॉ बाई डी थीटा ये होना चाहिए मैक्सिमम। इस मैक्सिमम के लिए कॉस थीटा होना चाहिए मैक्सिमम, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। सो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 0 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the threshold frequency of certain metal is 3.3 10 to power 14 hertz. If the light of frequency 8.2 into 10 to power 14 hertz is incident on the metal, the cutoff voltage of the photoelectric current will be. So photoelectric effect के आइंस्टाइन इक्वेशन पर बेस्ड है। सो आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है फोटोन, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप करने के लिए रिक्वायर्ड होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। सो वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल विच इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नॉट। ये रिलेशन आपको यूज करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए। एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। ई क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट विल बी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। न्यू इज अ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी।
एंड न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है 8.2, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 3.3, दोनों में 10 to power 14 कॉमन है, तो 10 to power 14 आप कॉमन ले सकते हैं. सो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आएगी 2 वोल्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. For ensuring dissipation of same energy in all three resistors R1, R2 and R3 connected as shown in figure, their values are related as. मतलब आप समझे इस क्वेश्चन में एनर्जी डिसिपेशन, जो भी करंट फ्लो होगा, हीट एनर्जी जो होती है, हीट का फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. ये हीट है. जो हीट डिसिपेशन होगा तीनों रजिस्टर्स में सेम होना चाहिए. क्लियर? तो अगर ये सेम होना चाहिए तो वैल्यूज, रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज कैसी होंगी वो आपसे पूछा है. तो सबसे पहले आप देखो बेटा, इसमें यहां पर जो करंट बैटरी से निकलता है ये करंट हो गया I. अब करंट यहां पे आएगा, यहां पे आके डिवाइड होगा. सो करंट अगर आगे जाके डिवाइड होता है, अगर ये रेजिस्टेंस अनइक्वल होंगे तो करंट भी अनइक्वल होगा. अगर आपको एनर्जी डिसिपेशन सेम रखना है तो H डिपेंड करता है R पर और I पर. यहां पर जो करंट डिवाइड होगा, सबसे सपोज करें फर्स्ट करंट I1 है और इसमें करंट I2 गया, तो ये जो करंट इसके अंदर एंटर करेगा और ये भी करंट जो एंटर करेगा, ये इन रेजिस्टेंस की वैल्यूज पर डिपेंड करता है. सो अगर हीट इक्वल रखनी है तो करंट और रेजिस्टेंस इक्वल रखें तो आपकी हीट का जो पोर्शन होगा वो इक्वल आएगा. सो R2 R3 की वैल्यू इट शुड बी इक्वल. सो इनमें जो करंट होगा I1 I2 वो भी इक्वल होगा और इस करंट का हाफ होगा, मेन करंट का हाफ हो जाएगा. सो दोनों में करंट सेम है और दोनों में रेजिस्टेंस का भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, करंट भी सेम है, तो डेफिनेटली हीट तो दोनों में सेम होगी. सो आपका H2 और H3 तो सेम आ गया. H2 H3 सेम है क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, दोनों की वैल्यू आप सेम निकालोगे. वो होगा I/2 का स्क्वायर इंटू R2 लिखे हैं R3, एक ही बात, इंटू T. राइट? अब H2 H3 तो सेम है, तो इन दोनों में रेजिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, तो हीट सेम आएगी. बट इसमें भी जो R1 है इसके अंदर भी हीट सेम होनी चाहिए. तो R1 की जो हीट है H1, इसकी वैल्यू हम सॉल्व करें तो ये आएगा I स्क्वायर, क्योंकि करंट तो इसमें I है, I स्क्वायर R1 इंटू T. ये H1 जो है H2 H3 सबके इक्वल होनी चाहिए, तो इट शुड बी इक्वल्स टू H2 और H3. तो यहां से इन दोनों हीट्स को इक्वेट करें तो I स्क्वायर R1T इक्वल्स टू H2 कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, ये है I स्क्वायर बाय 4 इंटू R2 इंटू T. सो यहां से आप देखें T कैंसिल होगा, I स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो R1 की वैल्यू अगर R2 बाय 4 हो तो यहां पर H1 हीट भी सेम आएगी. सो ये कंक्लूजन है, ये रिलेशन है, ये रिजल्ट है. आप देखो सब इसमें ऑप्शन देखें, R2 R3 इक्वल होंगे तो दोनों में रेजिस्टेंस सेम, करंट सेम, हीट सेम प्रोड्यूस होगी. और R1 की वैल्यू R2 बाय 4 होनी चाहिए, ताकि R1 की वैल्यू अगर R2 बाय 4 होगी तो करंट इसमें जो ज्यादा था वो हीट को एडजस्ट करेगा. R1 कम है, I ज्यादा है, ओवरऑल हीट H2 के इक्वल आ जाती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा C. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. अ सॉलिड स्फीयर of radius R1 and volume charge density rho, which is variable, which depends upon R, rho naught upon R, is enclosed by a hollow sphere of radius R2 with a negative surface charge density sigma, such that the total charge in the system is 0. Rho naught is a positive constant and R is a distance from center of the sphere. The ratio R2 upon R1 is. सो यहां पर फर्स्ट ये सॉलिड स्फीयर गिवन है, इसका रेडियस R1 है. फर्स्ट सॉलिड स्फीयर गिवन है, रेडियस का R1 है. और एक होलो स्फीयर गिवन है, इसका रेडियस R2 है. होलो स्फीयर की डेंसिटी कांस्टेंट है माइनस सिग्मा, बट जो सॉलिड स्फीयर इसकी डेंसिटी है रो नॉट बाय R. सो यहां पर देखो आप Q1 कैलकुलेट करें. Q1 कैलकुलेट करने के लिए आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है वाला, ये एक स्मॉल एलिमेंट है जिसकी रेडियस है R, इसकी रेडियस R है और इसकी रेडियस R है, तो इसकी थिकनेस है dr. क्योंकि डेंसिटी आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो
वेरिएबल है, ये आप देखो चार्ज डेंसिटी कैसी है, वेरिएबल है। सो अगर इस इनर स्फीयर पे चार्ज निकालें, ये जो आपका स्मॉल एलिमेंट है इस पर चार्ज सपोज कर लेते हैं dq है इसके लिए। सो dq आपको चार्ज निकालना है, डेंसिटी क्या है, रो है। इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम होगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर, राइट। डी आर इसकी थिकनेस है, r इसकी रेडियस है और इसके लिए dq आ गया। अब इस इनर सॉलिड स्फीयर पे टोटल चार्ज होगा q1 जो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq से, लिमिट्स होगी 0 टू r1 बिकॉज इसकी रेडियस कितनी है, r1। सो q1 आप कैलकुलेट करें, q1 आपको ऐसे इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज डेंसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। सो रो की वैल्यू रखें रो नॉट बाय आर, यहां पर है 4 पाई r स्क्वायर डी आर, लिमिट्स गिवन है 0 टू r1, तो r से r यहाँ कैंसिल होता है। q1 के लिए रिलेशन देखो 4 पाई रो नॉट कांस्टेंट ले लो, r का इंटीग्रेशन होगा r स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स हैं 0 टू r1। सो q1 की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई रो नॉट r1 स्क्वायर बाय 2, ये है q1 की वैल्यू। सो q1 इज अ चार्ज ऑफ इनर स्फीयर सॉलिड स्फीयर। q2 की रेडियस r2 है, q2 तो आप इजीली निकाल सकते हैं, q2 होगा माइनस रो इनटू इसका जो है आपका वॉल्यूम वो होगा 4/3 पाई r2 क्यूब, राइट। सो नेक्स्ट होलोस्फीयर के लिए दिया हुआ था, अच्छा होलोस्फीयर के लिए आपको नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। सो इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहां पर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए आपको यहां पर वॉल्यूम नहीं, आपको क्या चाहिए होगा, एरिया। सो एरिया है 4 पाई r2 स्क्वायर। सो ये आ गया चार्ज q2। अब ये एक पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। सो टोटल चार्ज अगर कांस्टेंट है तो टोटल चार्ज आप ऐसे निकालेंगे q इक्वल्स टू q1 प्लस q2, टोटल चार्ज कांस्टेंट है। सो q1 क्या है, ये वैल्यू है q1 की, टोटल चार्ज कांस्टेंट हो गया तो q1 की वैल्यू है 4 पाई रो नॉट r1 स्क्वायर बाई 2 और q2 की वैल्यू है माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर। क्लियर। सो अगर ये चार्ज जीरो है तो दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट कर देते हैं, 4 पाई रो नॉट r1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई r2 स्क्वायर। सो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होता है, आपसे पूछा है r2 अपॉन r1। सो ये सिग्मा आप लिखेंगे, रो नॉट यहाँ पर है 2 सिग्मा आ जाएगा इक्वल्स टू r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। सो r2 अपॉन r1 की वैल्यू होगी अंडर रूट रो नॉट अपॉन 2 सिग्मा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, in transverse progressive wave of amplitude a, the maximum particle velocity is 4 times its wave velocity, then wavelength of the wave is। so students यहाँ पर आपको पता है कि जो maximum velocity particle की होती है, maximum velocity of the particle वो है Vmax equals to a omega which is equals to 4 times of wave velocity। so v wave की velocity, so particle की maximum velocity a omega which is equals to 4, wave velocity होता है n lambda। so a amplitude यहाँ पर आपको कैपिटल A गिवन है, ओमेगा होता है 2 पाई n इक्वल्स टू 4 n lambda। so n से n कैंसिल हो गया। आपसे इसमें पूछा है वेवलेंथ, सो लैम्डा ये है, सो लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई a अपॉन 4। सो कैंसिल करके आपको मिलेगा पाई a अपॉन 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Now, question number 11. In the given circuit, the potential difference between points A and B is, right? So यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट सर्किट है, ये एक फर्स्ट सर्किट है, ये आपका सेकंड सर्किट है, ये दो डिफरेंट सर्किट्स हैं।
और इनको ज्वाइन करने के लिए पाथ के बीच में एक बैटरी आपको 4 वोल्ट की और लगा रखी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये जो ओवरऑल सर्किट है इसको सॉल्व करें और यहां से जो करंट आएगा, ये जो करंट आएगा इसको सपोज कर लें I1। सो I1 तो आप निकाल सकते हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, बैटरी 2 वोल्ट की है। सो I1 की वैल्यू होगी 2/5 मीन्स I1 इक्वल टू होगा 0.4 एम्पियर। क्लियर। अब ये भी एक ओवरऑल, ये भी एक खुद का एक सर्किट है, तो यहां से बैटरी 4 वोल्ट की है। सो यहां से सपोज करें अगर ये करंट ड्रॉ करता है, करंट जो फ्लो करता है ये है I2, तो I2 भी आप निकाल सकते हैं। I2 बैटरी कितनी है 4 वोल्ट की, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। सो I2 विल बी 4/5 + 3 8। सो I2 इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। और यहां पर थर्ड ये बैटरी गिवन है 4 वोल्ट की, राइट। सो अब मैं आपसे इसमें पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी के लिए मैं यहाँ पे सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये जो फर्स्ट बैटरी थी इसका साइन इस तरह से था, इसने करंट ड्रॉ किया I1 और ये करंट आगे ड्रॉ किया और ये यहां पर रेजिस्टेंस है 3 ओम, यहां पर बैटरी लगी हुई है, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम का और बैटरी एक यहां पर भी लगी हुई है, वो है 4 वोल्ट, राइट। सो इसका जो करंट है I2 इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड्स, ये है I2, और इसका जो करंट है I1 इसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी I1 डाउनवर्ड्स। तो यहां पर आपको पहला पॉइंट मिलेगा A और यहां पर दूसरा पॉइंट है B और ये रेजिस्टेंस यहां पे 3 ओम और ये बैटरी है 4 वोल्ट की, राइट। सो KVL अप्लाई करें, KVL बिटवीन B to A पॉइंट, B to A। सो B से स्टार्ट करें तो B to A जा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं VB to VA मीन्स VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से स्टार्ट करें, सबसे पहले 3 into I2 है, तो ये आप देखो आप जा रहे हो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो -3 into I2, फिर आपको बैटरी का प्लस मिला तो +4, फिर यहां पर करंट अपोजिट डायरेक्शन में था बट यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो आप लिख सकते हैं +3I1। सो डेल्टा V जो आपसे पूछा था ये यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, -3 I2 कितना है, I2 निकाला 0.5 मीन्स 1/2 +4 +3 I1 कितना है, I1 की वैल्यू थी 0.4, राइट। सो -1.5 +4 +1.2, सो आप डेल्टा V कैलकुलेट करेंगे आएगा 3.7 वोल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज B। Now, next question number 12. Two identical wires have the same fundamental frequency of 400 Hz when kept under the same tension. If the tension in one wire is increased by 2%, the number of beats produced will be. अब यहाँ पर आप देखो बीट्स के लिए पूछा है, मतलब फ्रीक्वेंसी का टेंशन और टेंशन के लिए चेंजेस दिए हुए हैं। तो फ्रीक्वेंसी और टेंशन में क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है, n इक्वल्स टू 1/2L √T/m। सो n और टेंशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है √T। अब यहां पर टेंशन की जो परसेंटेज है लेस, आपको 2% दे रखी है तो आप उसको परसेंटेज फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हो, ये हो जाएगा ΔN/n इक्वल्स टू 1/2 ΔT/T, राइट। सो ΔN/n इक्वल्स टू 1/2 ΔT/T, परसेंटेज गिवन है वो है 2%, तो 2% अपन यहां लिखेंगे 2/100, क्लियर। सो 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ΔN/n की वैल्यू होगी 1/100 और n गिवन था आपको, n गिवन है 400 हर्ट्ज, तो यहां पे आप n की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करें, n को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 400 डिवाइड बाय 100, तो ΔN it will be 4. So delta n, change in frequency is called beat frequency. So number of beat produced will be 4. Correct option is A. Next, question number 13. The average value of kinetic energy and potential energy
over entire time period is. So average value of kinetic energy and potential energy. So kinetic energy minimum is 0, but kinetic energy maximum जो आपने पढ़ा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो मीन पोजीशन पे होती है, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर. तो जब व्हेन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, एट दैट टाइम पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम. पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू आपको पता है, वो होती है हाफ के ए स्क्वायर. व्हेन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम, उसकी वैल्यू होती है 0. सो दोनों की वैल्यू सिमिलर है. मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 0 है. अगर आप एवरेज वैल्यू निकालें तो एवरेज वैल्यू आएगी मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2. सो एवरेज वैल्यू आती है हाफ अपॉन 2, 1/4 के स्क्वायर फॉर बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल. सो के, व्हाट इज के? के इज कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. सो एवरेज काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों की वैल्यू होगी 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. अ ब्लॉक रेस्ट ऑन अ rough inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal. The coefficient of static friction between the blocks and the plane is 0.8. If the frictional force on the block is 10 Newton, the mass of the block is. So यहाँ पर ये रफ इंक्लाइन प्लेन गिवन है. रफ एंगल इसका है 30 डिग्री. एंगल गिवन है इसका 30 डिग्री. 30 डिग्री. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.8. If the frictional force on the block is 10 न्यूटन. ये ब्लॉक जब डाउनवर्ड्स मूव करेगा तो जो फ्रिक्शन इस पर एक्ट होता है, फ्रिक्शन जो एक्टिंग फ्रिक्शन है वही आपके यूज का है, जो एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन. अवेलेबल कितना है उससे कोई आपको यूजलेस है, वो अवेलेबल फ्रिक्शन जो है. बट यहाँ पर फ्रिक्शन एक्टिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पर फ्रिक्शन एक्टिंग है 10 न्यूटन. अब ब्लॉक का जो मास होगा, सपोज करें वो m है, तो डाउनवर्ड्स फोर्स लगता है mg sin थीटा. बट ब्लॉक आपको पता है इसमें गिवन है कि ब्लॉक रेस्ट में है, दैट मीन्स फ्रिक्शन अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड पुल करता है इसको mg sin थीटा. ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी. इससे आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं. फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है 10, मास गिवन नहीं है, g की वैल्यू 10 लेनी है, गिवन है. sin थीटा sin 30 डिग्री वैल्यू 1/2. तो 10 से 10 कैंसिल करें, m की वैल्यू आ गई इजिली 2 kg. फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे गिवन था कंफ्यूज करने के लिए कि आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, बट फ्रिक्शन कैलकुलेटेड काम नहीं आता. एक्टिंग फ्रिक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैलकुलेटेड फ्रिक्शन. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, द मैग्निफिकेशन इज m1. But the magnification becomes m2 when the object is moved 50 centimeter farther away with respect to earlier position. m1 upon m2 is 4. Then find the focal length of the mirror and what type of mirror it is. So अब देखो बेटा, मिरर के लिए हमें मिरर का टाइप पता नहीं है, मिरर कोई भी हो सकता है. सो मिरर की पोजीशन ये ले लेते हैं, मिरर है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये ले लें, ये ऑब्जेक्ट है जो 25 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है. सो इनिशियली m1 गिवन है मैग्निफिकेशन. अब मैग्निफिकेशन का और फोकल लेंथ का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू u वो होता है f अपॉन f माइनस u. सो m1 गिवन है, इसकी वैल्यू है f अपॉन f माइनस u होता है -25. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो लेंगे वो इस साइड ले रहे हैं, नेगेटिव होगी -25. सो m इक्वल्स टू f अपॉन f प्लस 25. ये फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड केस में आपसे बोला है जो मिरर है 25 की जगह आप उसको 15 सेंटीमीटर और थोड़ा सा दूर लें. नेक्स्ट पोजीशन ये है, 15 सेंटीमीटर और मूव करें फार्दर अवे फ्रॉम द मिरर. सो u की वैल्यू अब आप पुट करेंगे -40, बट मैग्निफिकेशन हो जाएगा m2. सो m2 इक्वल्स टू होगा f अपॉन f माइनस u होता है, so minus 40. So m2 becomes
f अपॉन f प्लस 40. क्लियर? इट इज सेकेंड इक्वेशन. अब इनको सॉल्व करना है, उसके लिए आपको गिवन है कि m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 4. सो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 4 गिवन है. सो m1 की वैल्यू पुट करें. ये m1 है आपका, फर्स्ट जो m1 था ये m1 है. तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू पुट करते हैं. m1 अपॉन m2 गिवन है 4. सो m1 है f अपॉन f प्लस 25, m2 है f अपॉन f प्लस 40. डिवाइड करेंगे आप तो यहां पर आएगा f प्लस 40 अपॉन f प्लस 25. f से कैंसिल होगा और ये f आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करें. f प्लस 40 इक्वल्स टू 4f प्लस 100. सो f वहां पर आप उधर ले जाए, राइट साइड में मूव करेंगे तो f 4f माइनस f 3f होगा और 100 माइनस इधर आके होगा तो माइनस 60 इक्वल्स टू 3f. सो f की वैल्यू आती है माइनस 20 सेंटीमीटर. सो फोकल लेंथ की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर माइनस में. सो माइनस फोकल लेंथ कौन से मिरर की होती है? नेगेटिव फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की. फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. जैसे आप u भी नेगेटिव ले रहे हैं तो फोकल लेंथ इसकी साइड ही आती है, नेगेटिव होती है. सो नेगेटिव फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. A flashlight equipped with a new set of batteries produces bright white light. As the batteries were out, then तो जैसे आप बैटरीज को आउट करोगे then the light intensity get reduced. ये तो कंफर्म है कि बैटरीज मतलब पावर जैसे भी डाउन होगी, बैटरीज डिस्कनेक्ट होगी, जो लाइट की इंटेंसिटी है I इंटेंसिटी तो डिक्रीज होगी, I डिक्रीजेस. सो बैटरीज आप रिमूव करोगे, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी. बट ये साथ में बात कर रहा है विद नो चेंज इन कलर. तो कलर के कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट जो है ये डिक्रीज होगा. अब टेम्परेचर का और लैम्डा एम का जो वेवलेंथ होती है, जिसकी लाइट मैक्सिमम, जिसकी वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एमिटिंग बाय सोर्स, लैम्डा एम, इसका इनवर्स रिलेशन होता है. सो एज टेम्परेचर डिक्रीजेस लैम्डा एम इंक्रीजेस. आपको पता है व्हाइट लाइट है, गिवन लाइट है व्हाइट. व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं विबग्योर. सो अगर लैम्डा इंक्रीज होगा सो मैक्सिमम लैम्डा होता है रेड का, मिनिमम लैम्डा होता है वॉयलेट का. सो जैसी बैटरी आउट होगी इंटेंसिटी तो डिक्रीज होगी, इट्स ओके, बट टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा. टेम्परेचर के साथ लैम्डा इंक्रीज होगा और लैम्डा इंक्रीज होगा मीन्स ये रेड कलर की तरफ मूव होगा. सो करेक्ट ऑप्शन देखो इसमें आप, लाइट कलर चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट टू येलो देन रेड विद नो चेंज इन इंटेंसिटी. तो ये गलत हुआ, नो चेंज इन इंटेंसिटी रॉन्ग हुआ. इट स्टॉप वर्किंग सडनली व्हाइल गिविंग व्हाइट लाइट. सो सडनली स्टॉप होता है ठीक है, बट लाइट का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लग रहा. कलर चेंजेस टू रेड एंड ऑल्सो इंटेंसिटी गेट रिड्यूस्ड. So correct option is D. Next question number 17. A conducting rod PQ of length L 1 meter is moving with uniform speed 2 meter per second in uniform magnetic field directed into the paper. A capacitor of capacity C 10 microfarad is connected as shown in figure. Then so आप देखो बेटा ये रॉड है, इस रॉड का मूवमेंट है इस तरफ, इस डायरेक्शन में. रॉड की लेंथ आपको गिवन है. सो जो लेंथ रॉड एल लेंथ की है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा इसके अंदर वो होगा BVL. सो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 4 टेस्ला, वेलोसिटी गिवन है 2, लेंथ है 1. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा 8 वोल्ट. 8 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा. अब कैपेसिटर है, कैपेसिटर की कैपेसिटी गिवन है. सो इसका चार्ज चार्ज जो इंड्यूस होगा इसकी प्लेट्स पर वो हम निकाल सकते हैं. कैपेसिटर की चार्ज के लिए फॉर्मूला आपको पता है Q इक्वल्स टू CV. कैपेसिटी गिवन है 10 माइक्रोफैरेड, 10 इंटू 10 टू पावर -6. वोल्टेज गिवन है 8. सो ये हो गया 80 माइक्रो कूलाम, ये चार्ज इंड्यूस होगा. अब यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन में 80 चार्ज इंड्यूस है, क्लियर है, ठीक है. इंड्यूस चार्ज आपने निकाल लिया 80 है, बट यहां पर साइन की भी बात हो रही है, माइनस प्लस प्लस माइनस.
सो आप देखो ये जो रॉड है, इस रॉड में जो इंडक्शन हो रहा है, रॉड में इंड्यूस होगा करंट, इंड्यूस होगा ईएमएफ। सो इस ईएमएफ की या करंट की डायरेक्शन हम निकालते हैं फ्लेमिंग्स के राइट हैंड थंब रूल से। सो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड थंब रूल है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है, तो सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन बताती है। तो इस रॉड में करंट फ्लो होगा अपवर्ड्स। सो बैटरी का साइन इस तरह से आएगा, प्लस ऊपर माइनस नीचे। कैपेसिटर आपका कनेक्टेड इस तरह से है। सो प्लस चार्ज से कनेक्टेड है ये वाली प्लेट, इस प्लेट को लिखा गया है ए, और नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड है बी प्लेट। सो बी प्लेट नेगेटिव चार्ज है, सो बी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ए पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो आप देखो करेक्ट ऑप्शन होगा ए पर पॉजिटिव चार्ज एंड बी पर नेगेटिव चार्ज। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, a cart of mass m is tied to one end of massless rope of length 10 meter, the other end of the rope in the hands of a man of mass m. The entire system is on a smooth horizontal surface. The man is at x equals to 0 and the cart is at x equals to 10 meter. If the man pulls the cart by a rope, the man and the cart will meet at the point. So आप देखो man की पोजीशन ये है, इस जगह पर man है और ये एक रोप है और एक कार्ट है। इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, कार्ट है, दोनों का मास m है, ये भी कैपिटल M, इसका मास भी कैपिटल M, राइट। सो ये रोप को पुल करता है, रोप को पुल करेगा तो आप देखें रोप पुल करता है, कार्ट मूव करती है, राइट। द एंटायर सिस्टम स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है। If the man pulls the cart by a rope, the man and cart will meet at the point. अब आप देखो इसमें जैसे ये कार्ट को पुल करेगा तो आप देखो इसमें आप ये सिस्टम, पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगा सकते हैं, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। सो इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम आएगा फर्स्ट मैन का मास, मैन की वेलोसिटी vm प्लस कार्ट का मास, वेलोसिटी ऑफ कार्ट vc। सो m यहां पर मास कॉमन है, कैंसिल होता है, सो vm इक्वल्स टू माइनस vc। मीन्स मैन की डायरेक्शन और कार्ट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट होगी, मैन का मूवमेंट इस तरह से होगा, कार्ट का मूवमेंट इस तरह से होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये दोनों सेम टाइम पे मीट करेंगे। सो x डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन अपॉन t, वेलोसिटी इक्वल्स टू x अपॉन t लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा xc अपॉन t, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार्ट, सो टाइम कैंसिल होता है, सो xc इक्वल्स टू xm, मीन्स कार्ट की डिस्टेंस और मैन की डिस्टेंस सेम होगी। टोटल डिस्टेंस आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है, राइट। सो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, आपको पता है ये रिजल्ट मिल गया, xm इक्वल्स टू xc, मीन्स कार्ट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतनी डिस्टेंस मैन ट्रेवल करेगा। टोटल डिस्टेंस इनके बीच में 10 मीटर, तो मैन ट्रेवल करेगा 5, कार्ट भी ट्रेवल करेगा 5, तो ये दोनों मीट करेंगे इस पोजीशन पर। इनकी मीटिंग पॉइंट जो आएगा वो ये पोजीशन आएगी, वो इसका सेंटर ऑफ मास भी होता है, राइट। सो ये 0 पे था, कार्ट 10 पर है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इन बिटवीन, सेम पोजीशन बिटवीन 5 मीटर, इन बिटवीन बोथ ऑफ देम एट 5 मीटर। सो दोनों की जो मीटिंग पॉइंट होगा वो होगा 5 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 5। Next, question number 19. 80 railway wagons, all of mass 5 into 10 to power 3 kg, are pulled by engine with a force of 4 into 10 to power 5 Newton. The tension in the coupling between 30 and 31st wagon from the engine. So आप देखो इसमें सारे वैगन्स कनेक्टेड हैं, इस तरह से आप बना लें कनेक्टेड। टोटल वैगन्स कितने हैं, 80 हैं, टोटल वैगन्स 80 हैं। कंटिन्यू करें, टोटल 80 हैं और यहाँ पर इंजन फोर्स लगा रहा है, फोर्स की वैल्यू गिवन है, राइट। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ट होगा, फर्स्ट वेगन होगा और यहाँ पर टोटल 80 वेगन्स हैं। सो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, टोटल 80 वेगन्स हैं, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, वो होता है फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास होगा 80 वेगन्स हैं, ईच का मास जो दे रखा है आपको m, सो यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। फोर्स गिवन है 4 into 10 to power 5,
अपॉन 80 इंटू मास ऑफ ईच रेलवे वैगन इज 5 इंटू 10 टू पावर 3, राइट। सो 10 टू पावर 3, 0 कैंसिल हो गया, एक 0 बचेगा, कुल मिला के आपके पास आया 40 अपॉन 40, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इन सारे वैगन्स का, रेलवे वैगन्स का जो एक्सेलरेशन है ये है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो 1 से लेकर कंटिन्यू करें, अगर 1 से लेकर कंटिन्यू करते हैं हम, तो सपोज करें ये 30th है और ये 31st है, ये 30th वैगन है और ये 31st वैगन है, इनके बीच में आपसे टेंशन पूछा है। तो अगर आप ध्यान से देखें 31 से 80 टोटल वैगन्स जो यहां पर होंगे, टोटल वैगन्स जो यहां पर होंगे वो टोटल होंगे 50, क्योंकि 1 से स्टार्ट करेंगे 30 आ गया, टोटल कितने 80 हैं, तो 30 से 50 80 वैगन्स हैं। और ये टेंशन फोर्स क्या कर रहा है, जो यहाँ पे कपलिंग में टेंशन होगी वो इनको ए एक्सेलेरेशन से पुल करेगा। सो टोटल वैगन्स हो गए 80 मींस 80 m, टोटल वैगन्स हो गए 80, बट टेंशन के पीछे कितने बचे 50 वैगन्स है 50 m, और ये टेंशन इन 50 वैगन्स को पुल कर रहा है। सो T इक्वल्स टू होता है 50 इंटू m इंटू ये टेंशन क्या करेगा, इन 50 वैगन्स में ए एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगा। सो यहां से आप इजीली टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। 50 इंटू मास ऑफ ईच वैगन कितना है, मास ऑफ ईच वैगन है 5 इंटू 10 टू पावर 3 और एक्सेलेरेशन आपने कैलकुलेट किया 1। सो ये आंसर आएगा 25 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ए। Now next question, the satellite of mass m revolving in circular orbit of radius r around the earth has kinetic energy E, then its angular momentum will be। angular momentum आपसे पूछा है, ऑप्शन आपके सामने है। So angular momentum का रिलेशन आपको पता है, angular momentum J equals to mvr, J equals to mvr, mv होता है सिंपल मोमेंटम, p इंटू आर। मोमेंटम को आप इस मोमेंटम को एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होगा √2me इंटू आर। सो इस r को, रेडियस को अगर आप अंडर रूट में लाएंगे तो ये होगा 2me इंटू आर स्क्वायर। सो एंगुलर मोमेंटम विल बी √2me आर स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the average density of the earth is, density of the earth पूछा है आपसे, directly proportional to g, inversely proportional to g, does not depend upon g और is a complex function of g। so density जो है अर्थ की वो आप लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अर्थ का वॉल्यूम आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है अर्थ का 4/3 पाई आर क्यूब, 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो हो गया 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, राइट। सो ये डेंसिटी, बट ये रिलेशन यहाँ पे जी के लिए पूछ रहा है। अब जी इक्वल्स टू क्या होता है आपको पता है, जी इक्वल्स टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो यहाँ पर m अपॉन आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, m अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लो, m अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू होगी g बाय m, g बाय कैपिटल G, सॉरी। सो m अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू है ये। तो क्या यहाँ पर m अपॉन आर स्क्वायर है यहाँ पर, बट यहाँ पर m अपॉन आर क्यूब है, तो डेंसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 अपॉन 4 पाई आर, और यहां पर होगा m अपॉन आर स्क्वायर। सो आर क्यूब था, r इंटू आर स्क्वायर, m अपॉन आर स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे, g बाई जी। सो डेंसिटी हो जाएगी आपके पास 3g अपॉन 4 पाई r इंटू कैपिटल G। सो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल g। So correct option is directly proportional to G. Correct option is A. Now next question, question number 22. A gas undergoes the cyclic process shown in figure. The cycle is repeated 100 times per minute. The power generated is. So इसमें आपको ग्राफ गिवन है, PV ग्राफ, और आपसे पूछा गया है पावर जनरेटेड। सो पावर इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन पीवी ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं वो आपको पता है।
वर्क डन फ्रॉम पीवी ग्राफ आप लिखते हैं एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं आप पीवी ग्राफ का, तो आपको W मिल जाता है, बिकॉज W इक्वल्स टू आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी होता है, सो आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है आपका 6, हाइट है यहां पर 20, राइट। सो वर्क डन आया 60 जूल पर साइकिल, एक साइकिल का वर्क है, बट यहां पर ये गिवन है साइकिल इज रिपीटेड 100 टाइम्स पर मिनट, तो आपको टाइम दे दिया पर मिनट, मीन्स टाइम आपको दे दिया 60 सेकेंड्स, और कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती है पर साइकिल, वर्क डन है 60 जूल, हाउ मेनी साइकिल्स कंप्लीट इन 1 मिनट, 100 साइकिल्स कंप्लीट होती हैं। सो पावर अगर आपको निकालनी है तो आएगा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, जो आपका 60 सेकेंड्स है। टोटल वर्क निकालने के लिए 60 जूल पर साइकिल है, 60 जूल, सो कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती है 100, कितने मिनट में, 60 सेकेंड्स में, कैंसिल हुआ, पावर की वैल्यू आ गई 100 वॉट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, if the radius of curvature of the curved surface of a plano-convex lens is 50 cm, its focal length is, फोकल लेंथ के बारे में पूछा है आपसे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। तो सबसे पहले हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाएं, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है R1, वो गिवन है 50 सेंटीमीटर, राइट। सो फोकल लेंथ पूछा है, इजीली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये फॉर्मूला है लेंस मेकर्स फॉर्मूला टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। सो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू गिवन है 1.5 माइनस 1 अपॉन R1 मीन्स 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लें इसको 10⁻², माइनस सेकेंड सरफेस प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस की रेडियस इनफाइनाइट होती है, तो आप इनफाइनाइट रख सकते हैं यहां पर। सो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू, ये हुआ हाफ, और यहां पर ये आएगा 100/50 मीन्स 2, 100 ऊपर चला आएगा, 100/50 मीन्स 2। सो फोकल लेंथ जो आएगी वो आती है 1 मीटर इस लेंस की। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, a particle located at x equals to 0 at time t equals to 0 starts moving along a positive x direction with a velocity v, and v varies as v equals to alpha root x. The displacement of the particle varies with time as, so displacement of the particle varies with time as पूछा है आपसे। so v equals to given है अल्फा अंडर रूट एक्स, v इक्वल्स टू होता है dx बाई dt इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट एक्स, मीन्स आपसे वही डिस्प्लेसमेंट मतलब x पूछा है, वेरीज विद टाइम मीन्स टाइम के साथ रिलेशन पूछा है, तो यहां पर देखो x का टाइम के साथ रिलेशन मिलता है। सो ये x dx बाय अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा dt, यहां दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करें, सो x की पावर हाफ है, न्यूमरेटर में लेके आएंगे माइनस हाफ हो जाएगी, dx इक्वल्स टू अल्फा dt, यहां भी इंटीग्रेशन करेंगे, सो x की पावर माइनस हाफ है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी, राइट। सो माइनस हाफ प्लस 1 होता है प्लस हाफ होगा, सो ये x हाफ अपॉन हाफ इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी। सो इट विल बी अंडर रूट एक्स और यहां पर होगा t, सो अंडर रूट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू t, सो x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज x proportional to t square, means displacement of the particle varies with time as t square. So correct option is D.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स गिवन है 2i cap plus 3j cap to an object that is pivoted about a fixed angle aligned along the z coordinate axis. If the force is applied at the point का पोजीशन वेक्टर गिवन है, rp कह लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ p गिवन है, then the magnitude of net torque about z axis. So टॉर्क के लिए आपको रिलेशन पता है, टॉर्क इक्वल्स टू होता है r क्रॉस f, ये टॉर्क है. सो टॉर्क अगर आपको निकालना हो, वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा भी हो, यहाँ पर तो आई और जे गिवन है, आप इजीली बड़े से बड़ा भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से. आर लिखा आई कैप, जे कैप, के कैप. सो आर के वेक्टर में वैल्यूज हैं 4i कैप, देन 5j कैप, के नहीं है तो 0 हो गया. फोर्स के अंदर भी वैल्यूज है 2i कैप, 3j कैप और k नहीं है, 0 हो गया. सो टॉर्क वेक्टर आप इजीली निकाल सकते हैं. टॉर्क वेक्टर होगा, सबसे पहले i कैप लेंगे, i कैप के लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 हो जाएगा, 0 हो गया. देन माइनस जे कैप लोगे, माइनस जे कैप के लिए ये भी 0 हो गया. देन के कैप लेंगे प्लस के कैप, और के कैप के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2 10. सो टॉर्क वेक्टर आया यहाँ पर आपके पास 12 माइनस 10 2 के कैप. सो टॉर्क एक्ट होगा, मैग्नीट्यूड होगा इसका 2, डायरेक्शन होगी अलोंग z एक्सिस. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी.